हेलो स्टूडेंट। नमस्कार। आज हम संस्कृत की व्याकरण का सबसे अहम टॉपिक संधि लेके आ रहे हैं। संधि ये कई कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और व्याकरण का सबसे मुख्य टॉपिक है। वैसे तो संधि को अधिकतर विद्यार्थी बहुत ही जटिल टॉपिक समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही सरल है। संधि संधि आपने सामाजिक में पढ़ी होगी, विज्ञान में पढ़ी होगी, हिंदी, संस्कृत। संधि का मतलब होता है मिलना। जैसे सामाजिक में पढ़ी है आपने कि दो राजा महाराजा युद्ध करते हैं और बाद में संधि कर लेते हैं, अर्थात वो मिलकर एक हो जाते हैं। वैसे संस्कृत में संधि होती है दो वर्णों के मिलने को संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा देखिए पहले, किसे कहते हैं संधि? दो वर्णों के परस्पर के मेल अथवा संधान को संधि कहते हैं। संधान को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर के मेल अथवा संधान को संधि कहा जाता है। संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है परः सन्निकर्ष संहिता। परस्पर अत्यधिक निकट होने को संहिता या संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं किसी भी शब्द की सबसे छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे वर्ण में व है, व, इसकी छोटी इकाई यानी ये व किससे मिलकर बना है? व्यंजन से, और इसमें स्वर भी है, ए भी है। व हलंत वाला, या इसको आधा व भी कह सकते हैं, या केवल इसको व्यंजन भी कह सकते हैं। इसमें ए मिलने के बाद पूरा व बना है, यानी ये छोटी इकाई है, इससे छोटा टुकड़ा हम नहीं कर सकते, इसलिए ये वर्ण है। तो दो वर्णों के परस्पर के मेल अथवा संधान को संधि कहा जाता है। अब देखिए संधि कहाँ होती है? प्लस के आसपास होती है, ये आगे बताएंगे आपको। अभी संधि के भेद देखिए, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के भेद, मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। एक होती है अच संधि, जिसको स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरी होती है हल संधि, जिसको व्यंजन संधि भी कहते हैं। और एक होती है विसर्ग संधि। अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि या अच संधि किसे कहते हैं? ये देखिए, इसकी परिभाषा होगी जब दो स्वरों का मेल होता है तब वह स्वर संधि या अच संधि कही जाती है। स्वर संधि में स्वर ही स्वर से जुड़ता है, स्वर का स्वर से ही मेल होता है, वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के भेद देखिए, इसके भेद होते हैं
दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि पूर्वरूप पररूप और प्रकृति भाव, ये स्वर संधि के भेद होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले स्वर देखिए आप, स्वर होते हैं ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ और औ। कितने स्वर होते हैं? ये स्वर होते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि का कौन सा भेद? दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये जो स्वर हैं इनका ग्रुप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ग्रुप ये होता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। यानी इस संधि में बड़ा वर्ण बन जाता है। जैसे हिम प्लस आलय है, प्लस के आसपास ही हमें परिवर्तन करना है। जो बदलाव होगा वो प्लस के आसपास ही होगा, बाकी ऐसा का ऐसा आएगा। इस प्लस के आसपास यानी जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है? मैं में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। और इधर क्या है? आ है। तो ए और आ मिलकर के क्या बनते हैं? आ बन जाता है, और ये बन जाता है हिमालय। दीर्घ संधि का यही नियम है कि ए आ, ई, उ, री और ली के बाद सम्मान स्वर आता है। ए आ के बाद में ए आ ही आएगा। ए आ के बाद ए आ आने पर आ बन जाता है। ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो दीर्घ ई बन जाता है। उ या उ के बाद उ हो तो दीर्घ उ बन जाता है। इसी प्रकार री के बाद में ह्रस्व या दीर्घ री हो तो दीर्घ री बन जाता है। ये होता है दीर्घ संधि में। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, अर्थात बड़ा वाला बन जाता है। और उदाहरण देखिए इसके, तथा प्लस अपि तो ये बन जाएगा तथापि, क्योंकि आ और ए मिलकर के आ बनता है। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। इसी प्रकार महाशय, महा प्लस आशय, इसका बन जाएगा महाशय। मारी प्लस ईश्वर तो क्या बन जाएगा इसका? मारीश्वर।
प्लस अस्ति, तो इसका बन जाएगा नास्ति। दूसरी संधि होती है गुण संधि। गुण संधि अभी आपने देखे थे स्वर दीर्घ संधि में आए हैं, ए आ ई उ री और री के बाद इनके जैसा ही कोई वर्ण आता है तो दीर्घ बन जाता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा बन जाता है। गुण संधि में क्या होता है, इनके दो ग्रुप बनाते हैं, एक होता है ए और आ, एक ग्रुप ये होता है और दूसरा होता है ये। यानी गुण संधि में ए आ के बाद ई उ री और री आता है। गुण संधि में क्या होता है, एक तरफ तो होता है ए और आ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो होता है ए और आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होता है ई उ री और ली होता है। ऐसा होने पर यदि ए आ के बाद ई हो तो ए बन जाता है, ए आ के बाद उ हो तो ओ बन जाता है, ए आ के बाद री हो तो अर बन जाता है, ए आ के बाद ली हो तो अल बन जाता है। दीर्घ संधि में आपने देखा था कि ए आ ई उ री और री के बाद समान वर्ण आता है, समान स्वर आता है और उनका दीर्घ बन जाता है, बड़े वाला बन जाता है। गुण संधि में जो दीर्घ संधि में स्वर होते हैं उन्हीं के दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप में ए आ, यानी एक तरफ ए और आ, दूसरी तरफ ई उ री और री होता है। ए आ के बाद ई आए तो उनका ए बन जाता है, ए आ के बाद उ आए तो उनका ओ बन जाता है, ए आ के बाद हस्व या दीर्घ री आए तो उनका अर बन जाता है, ए आ के बाद री आए तो उनका अल बन जाता है। उदाहरण देखिए इसके, सूर प्लस इंद्र, ए है यहाँ पर और यहाँ पर ई है, यानी गुण संधि का उदाहरण है। ए आ के बाद ई उ री और री आए तो वो गुण संधि होती है। ए आ के बाद ई आने पर उनका ए बन जाता है, तो यहाँ ए हो जाएगा और ये हो जाएगा सुरेंद्र। फिर भी यदि याद नहीं रहता है तो 4-5 विद्यार्थियों के नाम, ऐसे विद्यार्थियों के नाम याद रखने हैं जिनके ऊपर एक ही मात्रा आती है। जैसे गणेश आ गया, गजेंद्र आ गया, महेंद्र आ गया। यानी इन विद्यार्थियों में क्या गुण है उसमें गुण संधि होगी। जैसे गण प्लस इस, गण प्लस ईस, गजेंद्र में गज प्लस इंद्र, महेंद्र में महा प्लस इंद्र। और देख लीजिए, न प्लस उच्चतम क्या होगा, न के बाद में यानी ए के बाद में उ आया है तो ए आ के बाद में उ आने पर ओ की मात्रा बनती है, यानी नोचितम। महा प्लस उत्सव, ए आ के बाद ई आने पर तो ए बनता है, उ आने पर ओ बनता है, अर्थात महोत्सव। देखिए विद्यार्थियों, इस प्लस के आसपास ही परिवर्तन होगा, यहाँ या यहाँ। प्लस के पहले जो शब्द है उसके अंतिम वर्ण में और दूसरा शब्द है उसके प्रथम वर्ण में ही परिवर्तन होगा, बाकी ऐसा का ऐसा आएगा। और देखिए, कुंद प्लस इंदु,
ए और ई मिल करके ए बनता है, तो क्या होता है? कुंदेंदु। पर प्लस उपकार, इसका हो जाएगा परोपकार। हाँ, तो आपने देखा दीर्घ संधि में होता है ए आ ई उ री और री के बाद सम्मान वर्ण आते हैं और उनका दीर्घ बन जाता है अर्थात बड़ा बन जाता है। गुण संधि में ए आ के बाद में ये वर्ण आते हैं, हस्व या दीर्घ ई उ री और ली आते हैं। ए आ के बाद में ई आने पर ए बनता है, ए आ के बाद में उ आने पर ओ बनता है, ए आ के बाद में री आने पर अर बनता है, ए आ के बाद में री आने पर अल बनता है। इसके आगे देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसमें क्या होता है? ये जो ग्रुप था, यानी दीर्घ संधि में इनके बाद में यही वर्ण आते हैं, गुण संधि में ए आ के बाद में ये वर्ण आ जाते हैं, और वृद्धि संधि में ए आ के बाद में ये आगे वाले वर्ण आते हैं। ए आ के बाद में ए आई ओ और औ आते हैं। ऐसा होने पर वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, यानी बढ़ी हुई मात्रा वाला वर्ण आ जाएगा। कौन सा आएगा? बढ़ी वाली मात्रा का? ए आ के बाद में ए आई होने पर आई आ जाएगा, और ए आ के बाद में यदि ओ और औ हो तो इनके स्थान पर औ हो जाएगा। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना और बढ़ी हुई मात्रा वाला वर्ण आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, तदा प्लस एव, आ है और यहाँ ए है। ए आ के बाद में ए आई आने पर आई होता है, ए आ के बाद में ओ औ आने पर औ होता है। वृद्धि का मतलब बढ़ी हुई मात्रा वाला बन जाता है, तो यहाँ बन जाएगा आई, तो क्या हो जाएगा? तदेव, तदेव बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, तथा प्लस एव, इसका क्या बनेगा? तथैव। सदा प्लस एव क्या हो जाएगा? सदैव। न प्लस एव क्या होगा? नैव। वन प्लस औषधि, औषधि, वन प्लस औषधि, इसका क्या होगा? ए के बाद में ओ या औ आने पर औ हो जाता है, तो क्या बन जाएगा? वनौषधि। एक बार दोबारा रिपीट कीजिए इसको। दीर्घ संधि में क्या होता है? ए आ ई उ री और ली के बाद इनके जैसा ही वर्ण आता है, सम्मान वर्ण आता है और उनका दीर्घ बन जाता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा बन जाता है। फिर गुण संधि में क्या होता है? ये जो दीर्घ संधि वाले वर्ण हैं, इनके दो ग्रुप बनाते हैं, एक तरफ ए आ और दूसरी तरफ ई उ री और ली आते हैं। ए आ के बाद में ई होने पर ए बनता है, ए आ के बाद में उ आए तो वह बनता है, ओ बनता है। ए आ के बाद में री आने पर अर बनता है, ए आ के बाद में ली आने पर अल बनता है। फिर है वृद्धि संधि में, यानी गुण संधि में इसके बाद में ये आया, ये वर्ण आए, तो वृद्धि संधि में आएंगे इनके बाद में ये वर्ण ए आई ओ औ। ए आ के बाद में ए आई ओ औ आए तो वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ी हुई मात्रा वाला आएगा। ए आ के बाद में ए आई आने पर आई बनता है, ए आ के बाद में ओ औ आने पर औ बनता है। इसके आगे देखिए यण संधि।
यण संधि। हमारे जो वर्ण थे वो थे ए आ ई उ री ली ए आई ओ और औ। यण संधि में होता है। देखिए इसके बाद में यही आए तो दीर्घ संधि होती है, इनके बाद में यही आए तो दीर्घ संधि होती है, इसके बाद में ये आने पर गुण संधि हो जाती है, इनके बाद में ये आगे वाले आने पर वृद्धि संधि हो जाती है। अब इनके बाद में यही आने पर दीर्घ संधि और इनके बाद में यही आने पर दीर्घ संधि, लेकिन इनके बाद कोई असमान वर्ण आए, कोई दूसरा वर्ण आए तो वहाँ कौन संधि होगी? यण संधि होगी। यानी ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर ये बन जाता है। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है यण, यण में यह है तो ई का यह बनता है, यण में यह है तो यह बन जाता है। ये वाला जो वर्ग है ये व र और ल बन जाता है। यण संधि में ई उ री और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रह और ली के स्थान पर ल बन जाता है। जैसा कि उदाहरण देखिए आप, जलेसु प्लस एयु। इसमें देखिए जलेस वेव हो जाएगा। ये इसलिए बना है क्योंकि जलेसु में उ है और यहाँ पर ए है, तो ई उ री और री के बाद असमान स्वर आता है तो उ का क्या बनता है? व बन जाता है। उ का व बन गया व, और ये एक की मात्रा जलेस्वेव। इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए, कर्मणि प्लस एव, इसका हो जाएगा कर्मण्येव। कर्मण्येव क्योंकि अण में से ई निकाल लिया हमने तो आधा अण बचा है। इधर ए, ई के बाद असमान स्वर आने पर ई का क्या बनता है? यह बन जाता है और एक ही मात्रा। इसी प्रकार सरजामी, अहम, ई के बाद में असमान स्वर है तो ई का यह बन जाता है, सरजाम्य हो जाता है। सरजाम्य है। एक उदाहरण है सु प्लस आगतम। इसका क्या होगा? उ और आ मिलने पर वा बन जाता है तो स्वागतम हो जाएगा। इति प्लस अत्र, तो इसका हो जाएगा इत्यत्र। हाँ, तो अभी आपने देखा इनके बाद में ये आने पर दीर्घ संधि, इनके बाद में ये आने पर गुण संधि, इनके बाद में ये आने पर वृद्धि संधि, इनके बाद कोई असमान स्वर आए तो यण संधि, इनके बाद में कोई असमान स्वर आए तो अयादि संधि। अयादि संधि देखिए, अयादि संधि यानी ए आई ओ और औ के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या होगा? तो बनेगा ए आई औ और आव बनता है। ए के बाद में
ए का बन जाता है ए आई ओ औ, इनके बाद में असमान स्वर आए तो ए का बन जाता है अये, आई का बन जाता है आय, ओ का बन जाता है अव और औ का बन जाता है आओ। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है अये आदि, यानी अये आदि, आदि शब्द बनते हैं, अये आदि शब्द बनते हैं, अये अये बन जाता है। फिर आय औ और आ बन जाते हैं। कब बनते हैं? जब ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो बनता है। उदाहरण देखिए, से प्लस अनम, यहाँ है ए और यहाँ है ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर होने पर अयादि संधि बनती है और ए का अय बन जाता है तो क्या बन जाता है? सय, अर्थात सयनम, ये बनता है। इसी प्रकार से ने प्लस अनम तो नयनम बन जाता है। गई अकै, ऐ आ गया, ऐ के बाद यदि कोई असमान स्वर है तो ऐ का आय बन जाता है और गाय हो जाता है गाय कै। और देखिए इसी प्रकार से नए प्लस अकै, इसका हो जाएगा नायिकै। ने प्लस अति तो इसका हो जाएगा ए है और इसके बाद असमान स्वर है तो ए का ऐ बन जाता है और ये बन जाता है नयति। ठीक है, इसके आगे ये क्लियर हो गया आपको, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि संधि क्लियर हो गई है। इसके बाद देखिए पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, यदि किसी शब्द के अंत में ए और ओ हो, ए और ओ हो, किसी शब्द के अंत में ए और ओ हो और उसके बाद ए हो तो इस ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह बन जाता है, जो ऐसे लिखा जाता है, अवग्रह बन जाता है। ए और ओ के बाद ए आने पर उस ए का अवग्रह बन जाता है। जैसे देखिए ततो प्लस अपि, यहाँ ओ आ गया और उसके बाद में ए हो, ओ के बाद में ए आने पर उसका ए का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? ततो अपि। इसको बोलते समय ए बोला जाता है, ततो अपि। और देखिए अंते प्लस अपि, ए के बाद में ए आने पर ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह और ये हो जाएगा अंते अपि। यहाँ देखिए को प्लस अपि, इसका हो जाएगा कोअपि। ते प्लस अत्र, इसका हो जाएगा तेत्र। ये है पूर्व रूप संधि। एक होती है पररूप संधि। पररूप संधि, पररूप संधि में कोई अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ स्वर आए, कोई अकारांत उपसर्ग यानी ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ए हो, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ए आए और उसके बाद ए या ओ आए तो उनमें से
उस ए का लोप हो जाता है। जो उपसर्ग में ए आया है उस ए का लोप हो जाता है। देखिए उदाहरण देखिए इसके, जैसे प्र प्लस एषणम, उपसर्ग है प्र और इसके अंत में ए है, इसके बाद ए या ओ आने पर उस ए का लोप हो जाता है, यानी प्र आधा बचा है और इसमें ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेषणम। ए का लोप होकर के उसमें ए मिल गया है। उदाहरण देखिए दूसरा, उप औषधि, ऐसा उपसर्ग है जिसके अंत में ए है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए या ओ है, तो इस ए का लोप होकर के ये ओ जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है उपोषति। और देखिए प्र प्लस एदते, उपसर्ग है और इस उपसर्ग के अंत में ए भी है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है वो ए या ओ है, तो ये ए लुप्त होकर के इस ए का लोप होकर के और उसमें ए जुड़ जाता है और ये हो जाता है प्रेजते। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आई होगी। धन्यवाद।